हाँ तो दोस्तों, जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ये सब तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए ये सोनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज एकत्र करेंगे, जितना भी हो सकेगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसको देखते रहिए अंत तक और विधिवत जानकारी लीजिए। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ फंडामेंटल जानकारी लेते हैं। सोनेट नंबर 65 है जो ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। जैसा आप जानते हैं, ये टाइम की पावर को बताता है कि टाइम बहुत ही पावरफुल है। जो टाइम एक बार निकल जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता, और प्लस ये समय जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता। इवन चाहो कितने भी मजबूत गेट हों, लोहे के गेट हों, या कोई बहुत बढ़िया हमारी यूथ हो, ये सब कुछ एक दिन नष्ट होना ही है। तो चलिए, इसको पहले हम लोग बात क्या करते हैं शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। ये है सोनेट नंबर 65। तो आप जैसा कि जानते हैं, जो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं 1 से लेकर 126 तक ये डेडिकेटेड हैं विलियम हर्बर्ट को, जो कि इनके पैट्रॉन कहे जाते हैं, फ्रेंड कहे जाते हैं। तो ये सोनेट भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। दूसरा, 127 से लेकर 152 तक जो सोनेट है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। उसके बाद में दो सोनेट जो बचे हैं, जैसे कि 154 है और 153 है और 154 है। ये दो सोनेट जो हैं गॉड ऑफ लव कौन है? क्यूपिड। तो ये क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्यूपिड। तो चलिए, आपको विशेष जानकारी ये मिल गई आपको, जैसे कि शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखा है 65, ये विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है, क्योंकि 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट हैं वो विलियम हर्बर्ट को ही डेडिकेटेड हैं। 127 से लेकर 152 तक जो सोनेट हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। और 153 सोनेट नंबर है और 154 सोनेट है। ये दो सोनेट जो हैं, जो गॉड ऑफ लव कहलाते हैं, उनका नाम है क्यूपिड, जो कि प्रेम के देवता हैं। चलिए, इसके बाद में हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर जो भी सोनेट लिखते हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में, एक ही पैटर्न है इनका, एम्बिक पेंटामीटर। तो मोस्टली उनके सोनेट यही हैं। तो एम्बिक पेंटामीटर जो है क्या होता है, एम्बिक क्या होता है? तो एम्बिक का जो है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, ये होता है आयम्बिक। और अगर दूसरा बात करें, स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड, ये होता है ट्रॉके। और ऐसे ही अगर, तो आप इसमें याद रखिए ITAD। तो यहाँ पर आई जैसे वॉवेल है तो अनस्ट्रेस्ड भी यू वॉवेल है, पहले आता है। तो इसे याद रखिए, अनस्ट्रेस्ड उसके बाद में स्ट्रेस्ड आता है। ट्रॉके जो है पहला कॉन्सोनेंट है, तो एस आया पहले कॉन्सोनेंट, तो ये ट्रॉके का एग्जाम्पल हो जाता है। और ए जो है एनापेस्टिक, ये क्या है? एनापेस्टिक है, एनापेस्टिक। एनापेस्टिक में आप लोग देखिए क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड। ये अनस्ट्रेस्ड कैसे पहचानेंगे आप लोग? देखिए, ए, उसके बाद फिर ए आ गया, एनापेस्टिक में दो वॉवेल आ गए एक जैसे, तो यहाँ भी आप मान लीजिए दो वॉवेल हैं, यू। अनस्ट्रेस्ड, बाकी तो स्ट्रेस आप जान जाएंगे। एक है डी से डेक्टाइल, डेक्टाइल क्या होता है? इसमें आप स्ट्रेस पहले कर दीजिए, अनस्ट्रेस्ड
प्लस अनस्ट्रेच्ड कर दीजिए, तो उसका एनापेस्टिक का उल्टा डेक्टाइल होता है और एम्बिक का उल्टा ट्रोके होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम में। दोस्तों बुक में लिखा हुआ था, जो मोबाइल में पढ़ाते समय वो अच्छा फोकस नहीं कर पा रहा था मोबाइल, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिखा है। तो राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके आप ये देखिए कि इसमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। तो अब देखते हैं किसी भी सोनेट या पोएम की हमें राइमिंग स्कीम अगर देखनी हो तो कैसे देखेंगे। तो आखिरी वर्ड देख लीजिए हर लाइन का, जैसे इसका है सी, और इसको अपने लोग लिख लेते हैं ए। सी के सामने क्या लिख लेते हैं? ए। तो समझ गए। अब सी जैसा कोई वर्ड देखिए जिससे इसकी राइमिंग एक जैसी मिलती हो, जैसे सी है, प्ली है, पी है, जी है, कुछ ऐसा करके मतलब ई ए आखिरी में आ जाए या डबल ई आ जाए, आवाज़ हमारी एक जैसी बन जाए। तो यहाँ पावर तो नहीं बन रहा, प्ली बन रहा है ज़रूर। तो ये प्ली जो है ये भी ए बन जाएगा। तो इसको आप समझिए ए। अब यहाँ पर देखते हैं सी, प्ली, क्ली, डी, कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए हमारा ए काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन के अंत में क्या लिखा? पावर। तो इस पावर को हम कर लेते हैं, नया एक वर्ड मिला है तो इसको हम बी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बी कर लेते हैं। अब इस बी को अगर हम पावर को मिलाएं तो किससे मिल रहा है? उसकी राइमिंग किससे मिल रही है? फ्लावर से मिल रही है। किससे मिल रही है? फ्लावर से मिल रही है। तो ये क्या हो जाए? ये भी बी हो जाएगा हमारा। तो पावर फ्लावर बी बन गया। इस प्रकार से आपने देखा इसकी राइमिंग स्कीम क्या क्या बन गई? ए, बी, सेकंड लाइन में बी है, फिर थर्ड लाइन में ए हो गया और फोर्थ लाइन में बी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फिफ्थ लाइन में, देखिए आउट। फिफ्थ लाइन में आउट। अब आउट पहले कहीं मिला नहीं ऐसा, तो एक न्यू वर्ड है, इसलिए हम इसको सी मान लेंगे। आउट जैसा कुछ राइम कर रहा हो वर्ड को देखिए, डेज नहीं कर रहा लेकिन स्टाउट कर रहा है। स्टाउट को भी हम क्या करेंगे? सी मान लेंगे। और कहीं देखिए स्टाउट, काउट, आउट कुछ ऐसा मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा, तो छोड़िए उसको। अब देखते हैं अगला, इस सी के नीचे अगला पॉइंट देखना होगा। लाइन 5 हो गई, 5 के बाद 6 छूट गई थी, 6 को देखना है। तो 6 लाइन में देखिए डेज लिखा है और ये नया वर्ड है, नई राइम है, तो इसको कर देंगे हम डी। तो डेज और इसकी आवाज़ में डिकेज, एज करके मिल रही है, तो ये भी अपना डी हो गया। तो हमारे पास सी डी दूसरे मिल गए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सी डी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला कौन सा लास्ट वर्ड है। अब 9th लाइन का, 8th लाइन तक हो गया है हमारा। अब 9th लाइन जो है, इस लाइन में लिखा है अलैक। ऐसा कहीं पहले मिला नहीं है, इसलिए डी के बाद नया आता है ई। क्या मिलता है? ई। अलैक। अलैक के बाद में हमें देखना अलैक जैसा कौन सा वर्ड मिल रहा है, जैसे बैक। अलैक, बैक एक जैसा है, तो इसको भी हम ई लिख देंगे इसके सामने। अब आपने देखा ई यहाँ पर भी हो गया और ई यहाँ पर भी हो गया। लेकिन 9 लाइन तक हो गई, लेकिन 10th लाइन जो है वो भी बची हुई है। यहाँ पर हिड लिखा है, ये कि नया वर्ड है, नई राइमिंग है, इसलिए हम एफ कर देंगे इसको। क्या कर देंगे? एफ कर देंगे। हिड, हिड जैसा कहाँ मिल रहा है? फॉरबिड। ये फॉरबिड जो मिल रहा है इसको भी हम क्या कर देंगे? एफ कर देंगे। तो हमारे पास ई एफ मिल गया एक और, ई एफ और फिर ई एफ। ये हमारे पास लाइनें हो गई। अब बची हैं 2 लाइन लास्ट वाली। क्या बचा है? एक तो है माइट, ये भी एक नया है, किसी से राइम नहीं कर रहा पहले वाले से। अगर ए से कर रहा होता तो यहाँ भी ए लिख देते, तो राइमिंग यहाँ पर बनती। यहाँ पर हम लोग कर देंगे एक नया वर्ड जी। एफ के बाद जी आता है, इसको हम क्या करेंगे? जी लिख देंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए माइट और ब्राइट। अगर ब्राइट अलग होता तो एच आ जाता, लेकिन ब्राइट
और माइट एक जैसी राइम बना रहे हैं, इसे इसको हम जी कर देंगे। तो ये क्या हो गया, जी जी। तो लास्ट में जी जी। तो इस प्रकार ए बी एक क्वार्टरन हो गया। यहाँ देखिए 4 लाइनें हैं, ए बी एक क्वार्टरन हो गया, सी डी दूसरा क्वार्टरन हो गया, ई एफ तीसरा क्वार्टरन हो गया, लास्ट में एक कपलेट हो गया। ये जो 4 लाइन होती हैं, जैसे 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 बी तक, ये पहला क्वार्टरन हो गया। ध्यान दीजिए, ये पहला क्वार्टरन हो गया। और ये सी डी ये 4 लाइन हो गई, ये दूसरा क्वार्टरन हो गया। 4 लाइनों को क्वार्टरन कहते हैं। और ई एफ ये 4 लाइनें जो हो गई, तीसरा क्वार्टरन हो गया। और ये लास्ट में 2 लाइन है, 2 लाइन को हम लोग कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। क्योंकि हमारे पास किताब नहीं है इस समय, किताब थी लेकिन उसमें पढ़ाते नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने इसको बोर्ड का सहारा लिया है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इसकी राइमिंग स्कीम। तो आप किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम आप ऐसे देख सकते हैं। तो मोस्टली शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो यही हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। एक और क्वेश्चन आता है शेक्सपियर ने, हाउ मैनी क्वार्टरन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट्स। हाउ मैनी क्वार्टरन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट। कितने क्वार्टरन्स होते हैं शेक्सपियर के सोनेट में। हमने आपको बता दिया कितने क्वार्टरन हैं, 1 2 3। तो 3 क्वार्टरन्स होते हैं। अगर आपसे पूछ ले हाउ मैनी कपलेट्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट में कितने कपलेट होते हैं, तो हमने आपको बता दिया एक ही कपलेट होता है लास्ट में। अब इसको मत जोड़ लीजिए कि यहाँ पर ये 2 लाइनें 2 लाइन करके हम 7 कपलेट बना दें, नहीं, यही कपलेट लास्ट वाला माना जाएगा। और अगर इसमें पूछा जाए हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट, तो यहाँ पर 14 लाइन्स होती हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ क्वार्टरन, एक क्वार्टरन में कितनी लाइनें होती हैं, तो आपको बताना है 4 लाइन्स होती हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर सोनेट की, हर पोएम की या तो पहली या लास्ट ये लाइन ज़रूर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो पहला जैसे है, सबसे पहले सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, ये इसकी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है। और अगर पूछ लें इसकी लास्ट लाइन कौन सी है, दैट ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट। तो अब इतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन हिंदी में हो जाए ताकि कुछ इसकी जानकारी मिल जाए। चलिए देखिए, लिखा है सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ। चाहो ब्रास हो तांबा, चाहो स्टोन पत्थर हो, और चाहो ये अर्थ है, मीन्स नॉर मीन्स नहीं, मतलब ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो चाहो अर्थ है, नॉर बाउंडलेस सी, और चाहो असीमित सागर हो। क्योंकि ना तो पत्थर, ना तांबा, ना पृथ्वी, ना सागर, ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें नहीं बच पाती। बट लेकिन सैड मॉर्टेलिटी, ये दुखद जो मॉर्टेलिटी है, ओवरस्वेज सबके ऊपर हावी हो जाती है, देयर पार, उनकी शक्ति के ऊपर। तो ब्रास बहुत मजबूत होता है, तांबा होता है, और कभी सड़ता नहीं जल्दी कहते हैं। स्टोन बहुत मजबूत होता है, आप जानते हैं पहाड़ वगैरह होते हैं। अर्थ, पृथ्वी बहुत तगड़ी है। बाउंडलेस सी, सागर बहुत बड़ा है। लेकिन एक दिन, सम डे और अदर, दीज थिंग्स हैव टू बी डिस्ट्रॉयड, वन डे दे विल हैव टू बी डिकेड। एक ना एक दिन इनको नष्ट होना ही है। सो टाइम इज़ वेरी पावरफुल, टाइम बहुत ही शक्तिशाली है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, हाउ विद दिस रेज, हाउ मीन्स कैसे, विद दिस रेज, इस क्रोध से शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली, ये ब्यूटी जो है कैसे बनाए रखेगी, प्ली मीन्स याचना, ब्यूटी कैसे अपनी याचना करेगी। मीन्स ब्यूटी इज़ वेरी टेंडर एंड इट कैन नॉट फेस द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ टाइम, ये समय की डिस्ट्रक्टिव पावर को फेस नहीं कर सकती। ब्यूटी इज़ वेरी डेलिकेट, ब्यूटी बहुत सुंदर मतलब कोमल होती है, तो इसलिए ब्यूटी भी उसका सामना
कैसे करेगी। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। अगली भी लाइन भी इसी से जुड़ी हुई है। हुज एक्शन, जिसका एक्शन जो है इज़ नो स्ट्रॉन्गर, जिसका एक्शन कोई ज़्यादा तगड़ा नहीं है, देन अ फ्लावर, एक फूल की अपेक्षा। ब्यूटी को कंपेयर किया गया है एक फूल से, कि जैसे कि फूल बहुत ही कोमल होता है, ज़रा सी धूप लग जाए, ज़रा सा उसमें कोई पिन वगैरह चुभो दी जाए फूल में तो फूल तुरंत नष्ट हो जाता है। सुंदरता भी ऐसी ही होती है, ज़रा सा उसके ऊपर रिएक्शन हो कोई तो सुंदरता खराब हो जाती है। तो सुंदरता को कैसे बचाया जा सकता है, शेक्सपियर इसी बारे में बहुत चिंतित हैं। तो पहला क्वार्टर में आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वार्टर में कहते हैं कि जब पहाड़, पत्थर, पृथ्वी, सागर, ब्राज जैसी चीज़ें ये समय की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकती, तो ये सुंदरता जो है ये अपने आप को कैसे कायम रख पाएगी, जिसका तो एक्शन ही बहुत कोमल है, जो कि एक फूल जैसी होती है। तो पहला क्वार्टर में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ओ हाउ शैल समर्स हनी, ओ अरे हाउ शैल समर्स, कैसे गर्मी के हनी ब्रीथ, जो गर्मी में फूलों का इत्र मतलब लेकर के जो टेस्ट होता है उससे शहद बनाती हैं ये लोग मक्खियाँ, वो ब्रीथ सांस लेते हैं, होल्ड आउट निकलेंगी। मीन्स यहाँ पर है कि गर्मी में बढ़िया बढ़िया फूलों की खुशबू कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। अगेंस्ट द रैकफुल, अगेंस्ट मिस खिलाफ, द रैकफुल मिस विनाशकारी, सीज ऑफ बैटिंग डेज, द सीज मिस पकड़ ऑफ बैटिंग डेज मिस जो बर्बाद कर देने वाला दिन है। वो जो एक समय आएगा, वो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, वो समय गर्मी के फूलों की खुशबू हमें कैसे मिल पाएगी, जब समय इतना पावरफुल है कि वो हर चीज़ को नष्ट कर सकता है। तो ये जो सुंदरता है या कोई चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को हम हमेशा कायम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हो गया। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे है 2 लाइनें। व्हेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल, जबकि रॉक्स जो हैं इम्प्रेग्नेबल, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अभेद जिसे कहते हैं ना, तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते। आर नॉट सो स्टाउट, वो भी इतनी तगड़ी नहीं है। मीन्स जब चट्टानें इतनी तगड़ी नहीं हैं, जब चट्टानें इतनी अच्छी तगड़ी नहीं हैं, तो ये सुंदरता क्या चीज़ है समय के सामने। नॉर गेट्स ऑफ स्टील, और ना ही स्टील के गेट, ना जो बड़े बड़े गेट लगा लेते हैं स्टील के, वो स्टील के गेट भी एक ना एक दिन कभी ना कभी तो उनको नष्ट होना ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाइफ हमारी बहुत ही कोमल है और टाइम जो है बहुत लिमिटेड है, और एक ना एक दिन टाइम हम सबको बर्बाद कर देता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन रॉक्स इम्प्रेग्नेबल आर नॉट सो स्टाउट, जब चट्टानें जो हैं अवैध चट्टानें जो हैं वो इतनी तगड़ी नहीं हैं, स्टाउट मीन्स मजबूत तगड़ी, जब चट्टानें भी इतनी तगड़ी नहीं हैं, नॉर गेट्स ऑफ स्टील, और ना ही स्टील के गेट सो स्ट्रॉन्ग इतने तगड़े हैं, जब गेट वगैरह भी इतने तगड़े नहीं हैं लोहे के, बट टाइम डीकेज, लेकिन समय इन सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि समय के सामने चाहे चट्टान हो वो भी नहीं बचती, चाहे स्टील के गेट हों वो भी नहीं बचते, जैसे गेट्स ऑफ स्टील, और ब्रास है, स्टोन है, अर्थ है, ये चीज़ें समय के सामने नहीं बचते। और सागर, ये सारी चीज़ें समय के सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं। समय सब चीज़ों को नष्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर जो सुंदरता, इसके फ्रेंड की जो सुंदरता है, विलियम हर्बर्ट के बारे में ये बात कर रहा है। तो विलियम हर्बर्ट की ब्यूटी को हम कैसे सही कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं हमेशा के लिए। जो सुंदरता कभी ना कभी तो नष्ट होनी है ना, लेकिन इसको हम कैसे कायम रख सकते हैं, यही बात सोच करके कवि दुखी है। तो आशा करते हैं आपको दूसरा क्वार्टन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने 2 क्वार्टन पढ़ लिए, कौन कौन सा, ए बी सी डी। अगला है नॉर गेट्स ऑफ स्टील। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी सहयोग कीजिए। और बहुत ही उम्मीद लेकर के मैंने ये कार्य शुरू किया है। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अच्छी से अच्छी वीडियो भी देता रहूँगा। और देखिए आगे, चलिए देखते हैं। नॉर गेट्स ऑफ स्टील, ये तो हो गया। ओ फियरफुल मेडिटेशन, अरे भयभीत कर देने वाली मेडिटेशन में सोच,
अरे ऐसी बात को तो सोच करके भी मुझे डर लगता है, भय लगता है, ऐसी चीज़ों को सोच करके भी मुझे डर लगता है। वेयर, जहाँ पर, अलैक मीन्स अलास है, अलास मीन्स हाई, जहाँ पर, अब यहाँ देखना कैसे है, हमें इसको छोड़ देना, इसको हाई अलग छोड़ दीजिए, कहना है वेयर शैल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड। अरे ये कहाँ, और फियरफुल मेडिटेशन, अरे इसको सोचना ही बहुत भयभीत होता है, हमारे लिए भयभीत लगता है, हैं, जहाँ पर इस चीज़ को सोच करके भी मुझे बड़ा डर लगता है। क्या कि वेयर, जहाँ, कहाँ पर, सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, समय का जो सबसे अच्छा ज्वेल है। यहाँ पर ज्वेल को कहेंगे किससे कंपेयर किया गया है, मेटाफर है यूज़ किया गया। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, यूथ के लिए, ब्यूटी के लिए। ये जो है इसकी मीन्स है ब्यूटी, इसका मतलब क्या है, ब्यूटी है। ये डरावनी मेडिटेशन जो है, आराधना जो है, इसके बारे में मतलब सोचना, विचार, ये भयानक विचार करने से भी मुझे डर लगता है, क्योंकि हाय, अलैक मीन्स अलास, हाय, वेयर, कहाँ पर, सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, समय का सबसे अच्छा जो आभूषण है, आभूषण भगवान ने, ईश्वर ने कौन सा दिया हुआ है हम लोगों को, समय का सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है, युवावस्था, ब्यूटी हमारी, ये सब चीज़ें समय का आभूषण है। फ्रॉम टाइम्स, जबकि ये जो है समय की चेस्ट से, मतलब उसके सामने से, लाई हिड, छुप सकती है। ये कहाँ पर हम लोग छुपा सकते हैं, मीन्स यहाँ पर कहा कि समय से हम किसी चीज़ को छुपा नहीं पाएंगे। जो हमारी युवावस्था वगैरह जो है, एक ना एक दिन समय के प्रभाव में आएगी और ये नष्ट हो जाएगी, और ये हमारे, इसको हम समय से नहीं बचा पाएंगे, छुपाना होता है यहाँ पर, इसको हम नहीं छुपा पाएंगे। कहाँ पर छुपा पाएंगे, वेयर मीन्स कहाँ पर, सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, ये समय की जो युवावस्था जो बेस्ट ज्वेल के रूप में है, कहाँ से कहाँ छुपा लेंगे, समय के चेस्ट लाई हिड, समय से कहाँ पर रख के छुपा लेंगे। अगला देखिए, और या वाट स्ट्रॉन्ग हैंड, या कौन सा मजबूत हाथ है, कैन होल्ड, जो रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हिज स्वीट फुट बैक, उसके स्वीट मीन्स अच्छे, फुट मीन्स पैर को, बैक मीन्स वापस, और कौन सा ऐसा मजबूत हाथ है जो समय जो आगे चलता जा रहा है उसके पैर को वापस ले आए। यहाँ पर कहने का मतलब है ऐसा कोई भी मजबूत हाथ नहीं है जो बीते हुए समय को वापस ला सके, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर है कि जो समय को कंट्रोल कर सके, समय को अपने अनुसार चला सके, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। अगला देखते हैं, और हु हिज स्पॉयल ऑफ ब्यूटी, या कौन होगा जो स्पॉयल ऑफ ब्यूटी, जिसकी सुंदरता को, जो स्पॉयल में शोषण होता है, मतलब बर्बाद हुई सुंदरता जो है उसको कैन फॉरबिड मीन्स मना कर सकता है, या कौन, ऐसे कह दीजिए, हु कैन फॉरबिड हिज स्पॉयल ऑफ ब्यूटी, मतलब कौन अपनी सुंदरता की बर्बादी को नष्ट होने से, बर्बाद होने से कौन रोक सकता है, कौन मना कर सकता है, नोबडी, कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन इसने किए हैं शेक्सपियर ने, देखिए कहाँ पर किए, पहला 4 नंबर तक क्वेश्चन है। तो उसमें कहा है कि जब इतनी मजबूत चीज़ें नहीं रुकती तो जो सुंदरता जो है वो तो बहुत ही फूलों से भी कोमल है, उसको हम लोग कैसे कायम रख सकते हैं। दूसरे वाले में, अगले वाले में पूछा था कि इतने बड़े स्टील के गेट वगैरह हैं जो वो नहीं रहते, तो समय के सामने हम लोग कैसे बचेंगे। तीसरा जो है कह रहा है कि इसके बारे में सोचकर भी बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये ईश्वर ने जो हमें ज्वेल दिया हुआ है, आभूषण दिया हुआ है, टाइम रूपी, और सॉरी सुंदरता रूपी, वो हम समय से कभी नहीं बचा सकते। और ये कौन सा ऐसा हाथ हो सकता है जो समय को चलने से रोक ले, हमारे बीते हुए दिन वापस ला दे, ऐसा कोई नहीं है। या कौन होगा जो अपनी बर्बाद होती हुई सुंदरता को रोक सके, मना कर सके, ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए आपको दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, मैंने आपको 3 क्वाड्रेंट बता दिए हैं। अब लास्ट का 2 लाइनें बची हैं कपलेट की। ओ नन, अरे कोई नहीं है, अनलेस जब तक कि ना, दिस मिरेकल हैव माइट, जब तक कि इस चमत्कार में शक्ति नहीं है। मीन्स यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता इसको, केवल एक ही चमत्कार है
जिसके पास ये शक्ति है। कौन सी शक्ति है? समय को कंट्रोल करने की शक्ति, किसी की सुंदरता को हमेशा के लिए अमर करने की शक्ति। दैट ब्लैक इंक, वो कौन सी चीज़ है, किसके पास इतनी पावर है? वो काली इंक जो स्याही है उसी में सब ताकत है। माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि मेरा प्रेम अभी भी हमेशा शाइन में चमकेगा, ब्राइट में चमकीला। तो मेरा प्रेम जो है उसको हमेशा के लिए कायम रखने के लिए केवल एक चीज़ के पास शक्ति है, वो है ब्लैक इंक मीन्स पेन। तो पोएट ने जिस प्रकार से पेन से लिख दिया है और अपने दोस्त का नाम अमर कर दिया है, आज भी हम उसको पढ़ते हैं, ये हमेशा इसको पढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने जाना कि शेक्सपियर ने लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइनें 2 जो हैं, इसे कपलेट कहते हैं, ये कंक्लूजन देता है। 3 में डाउट्स होते हैं और लास्ट में जो 3 जो क्वार्टरन होते हैं उनमें डाउट्स होते हैं और लास्ट में जो कपलेट होता है उसी में सारा निचोड़ होता है, कहते हैं आप लोग। जैसे कि इसमें बताया है कि कोई चीज़ सुंदरता, कितनी भी सुंदरता हो या कोई भी चीज़ हो, समय से नहीं बच पाती। और लास्ट में दे दिया समय से शक्तिशाली केवल एक चीज़ है, वो है इंक। जिसने भी किसी का नाम अगर इंक से लिख दिया वो हमेशा के लिए अमर हो गया, जैसा कि शेक्सपियर ने किया है। तो आशा करते हैं आपको ये सॉनेट अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आने वाला है। इसमें 2-4 पॉइंट और देख लीजिए। जैसे कि इसमें पूछ लेंगे पहली लाइन कौन सी है, सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी, एक तो ये पहली लाइन है। और लास्ट पूछ लेंगे कि ये लाइन किसकी है, दैट ब्लैक इंक माई लव माई मे स्टिल शाइन ब्राइट, ये इसी की है 65 की। इसका अनदर टाइटल भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द अनदर टाइटल ऑफ सॉनेट नंबर 65। तो इसका अनदर टाइटल है सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ। जो भी सॉनेट होते हैं शेक्सपियर के, उन्होंने कभी टाइटल तो दिया नहीं और पहली लाइन जो होती है वही टाइटल होता है। तो ये पहली लाइन आप समझ जाइए कि ये पूरा उसका टाइटल ही है। और ये सॉनेट जो है किसको डेडिकेटेड है, विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है, जो 1 से लेकर 126 सॉनेट में उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और इसमें किसका यूज़ किया गया है, राइमिंग स्कीम क्या है, AB AB CD CD EF EF GG। इसे हम इंग्लिश सॉनेट भी कहते हैं। ये राइमिंग स्कीम जो है इंग्लिश सॉनेट की भी राइमिंग स्कीम है, इसी को अडॉप्ट किया है इन्होंने। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन सा मीटर यूज़ किया है, तो एम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। पेंटा मीन्स 5 फीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंड लेस सी। देखिए यहाँ पर 10 सिलेबल हैं। अगर सिलेबल्स पूछें कितने हैं तो क्या बताएंगे इसमें 10। और अगर पूछें मीटर तो इसको डिवाइड कर दें, सॉरी मीटर बता रहे हैं। इसमें अगर पूछ लें कितने फुट हैं, फीट बन जाएंगे, तो फीट बन गए, इसके हाफ कर देंगे तो कितने हो गए, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 फीट हो गए। तो आपको हमने बना करके ये दिखा दिया। जैसे ये 1 फुट है, ये दूसरा फुट है, ये तीसरा फुट है, और 7 8 चौथा हो गया, 9 10 पाँचवा हो गया। अब यहाँ पर अगर कहें एम्बिक कैसे है, तो अनस्ट्रेस्ड, जिस पे हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता, हमें मुंह को फोर्स नहीं देना पड़ता, जैसे सिंस मुलायम है, ब्रास, तो ब्रास में आप बोल के देखिए तो आपको ज़्यादा फोर्सेबल लगता है। ये इसमें एक्सेंट ज़्यादा होता है, एक्सेंटेड ये वर्ड है, इसको एक्सेंटेड भी कह सकते हैं, मतलब स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं और एक्सेंटेड भी कह सकते हैं। इसे अनएक्सट्रेस्ड भी कह सकते हैं और अनएक्सेंटेड भी कह सकते हैं। तो ये अनस्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड, ये अनस्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इस प्रकार से ये पैटर्न जो है इसी को हम कहते हैं पेंटामीटर। और चूँकि ये पहले अनस्ट्रेस्ड है फिर स्ट्रेस्ड है, इसको इसलिए कहते हैं एम्बिक।
तो आशा करते हैं आपको ये सोनेट अच्छा लगा होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और मेरे नए यूट्यूब फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य मुझे चाहिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और कोई अगर सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। धन्यवाद।